आया? चलिए, जो भी दिमाग खर्चा करना हो कर लिए होंगे आप लोग। इधर देखिए, अब देखिए प्योर रोटेशन में ये तो कोरिलेट करने से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए इससे कैसे आता है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि किसी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा होगा तो फोर्स जो है वो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से टेंजेंशियल फोर्स आता है, रेडियल एक्सेलरेशन से रेडियल फोर्स आता है। ये स्पीड को बढ़ाता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। क्लियर? ये स्पीड को चेंज करता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है, ये मिला जुला करके वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है? अब देखिए जो इससे आने वाला टेंजेंशियल फोर्स है और इससे आने वाला रेडियल फोर्स है, तो रेडियल फोर्स का नियम होता है कि वो हमेशा सेंटर से पास करता है। मतलब Fr हमेशा सेंटर से पास करेगा, एक्सिस से पास करेगा। और जो Ft होता है वो हमेशा टेंजेंट के खिलाफ होगा, या तो वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा या तो जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर? अब देखिए इसका मतलब कि इसका जो दो कंपोनेंट था, एक टेंजेंशियल रेडियल, एक टेंजेंशियल, उसमें से जो रेडियल वाला पार्ट है, बताइए इसका वेलोसिटी किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बात एक ही हुआ, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होता है उधर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, यही पॉसिबिलिटी है। वेलोसिटी या तो इधर होगा या तो इधर होगा, वो रेडियल फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, चाहे किधर भी होगा। अगर मान लेते हैं इधर होगा dr, तो dr तो रेडियल से 90 डिग्री बना लिया, तो वर्क डन बाय रेडियल फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय रेडियल फोर्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होने के नाते जीरो हो जाएगा। तो ये केवल कौन वर्क डन लाने वाला है? Ft। तो Ft ही dr के साथ मल्टीप्लाई करके एक छोटा सा वर्क डन देगा। फोर्स के कितने कंपोनेंट? दो। एक हमेशा सेंटर से पास करेगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। जो परपेंडिकुलर होगा वही जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, उसके लॉन्ग होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये एक डायरेक्शन में, या प्लस या तो माइनस। अब शायद आप लोग दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा? मास इनटू 80, बोलिए। अच्छा, मास इनटू 80 स्क्वायर इनटू dr, m इनटू 80 टेंसिल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? r अल्फा, r अल्फा इनटू क्या? dr। अच्छा, dr इक्वल टू क्या होगा? dr इक्वल टू ये जो है पोजीशन वेक्टर r मान लेते हैं, तो dr क्या होगा? तो बोलेंगे ये एक्सिस है, ये r है, ये dr है। तो देखिए जब यहां से सर्किल में यहां घूम करके आएगा, ये कुछ एंगल d थीटा बनाएगा। छोटा सा डिस्टेंस चला है तो छोटा सा एंगल बनाएगा, छोटा सा डिस्टेंस चलने से छोटा सा एंगल बनाएगा। मतलब लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा होता है रिलेशन, पता होगा। लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा होता है। तो बताइए ये जो dr होगा वो क्या होगा? m r अल्फा इनटू dr क्या होगा? dr रेडियस इनटू d थीटा। तो m r स्क्वायर अल्फा d थीटा। बताइए ये क्या है? ये क्या है? ठीक है? मतलब अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत एक अच्छे बच्चों के लिए ये ना पता हो तो वो भी बेकार की बातें हैं, पता होना चाहिए। और कोई कठिन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये दिमाग को खोलता है, रटवाता नहीं है फिजिक्स को। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
हो गया ना? अच्छा इधर देख देख के छापना जरूरी होता है, क्योंकि नियम होता है ये, किधर देखेंगे तभी छापेंगे अपने। ठीक, यहाँ इसके बाद तो खुद ही छापिए उसको अपने तरीके से, कसम थोड़ी ना खाए हैं। हो गया? अच्छा एक पॉइंट और इसका देख लेते हैं। देखिए हम ये पॉइंट बता चुके हैं, बस पूछ रहे हैं। पता किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी रेफरेंस लाइन से क्या होता है? पहले बेसिक पर आते हैं। पॉइंट मास का क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट मास का? ये अंडरस्टूड है कि कहीं रेफरेंस फ्रेम होगा उससे हाइट टच होगा, वो अंडरस्टूड है। क्या होता है? नीचे होगा तो रेफरेंस लाइन से, ठीक है। किसी बॉडी के लिए भी क्या यही होता है, कुछ और होता है? फार्मूला किसी बॉडी के लिए, पॉइंट के लिए नहीं, पॉइंट के लिए mgh होता है, बॉडी के लिए जैसे ये हो गया, अगर ये रेफरेंस लाइन यहाँ पर हो, इस पूरी बॉडी का पोटेंशियल पूछे तो बोलेंगे फार्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस टर्म को अच्छे समझना पड़ेगा, वो टर्म क्लियर होना चाहिए। ये h होगा उस रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास का है, किसका होगा? आ जाएगा। लेकिन इसको भी बेसिक जब इंटीग्रेशन करते इसका है, जैसे हर डीएम मास का छोटा छोटा पोटेंशियल एनर्जी जोड़ते हर डीएम, मतलब बेसिक क्या है? पॉइंट मास का ना, रिजल्ट हमें पता है वो बेसिक है। बॉडी का क्या होता है? वो बेसिक नहीं है। तो बेसिक क्या होता है? mgh। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट डीएम मास है, सबका जोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका रिजल्ट वही आता है जो इसका आता है। बस h क्या होना चाहिए? रेफरेंस लाइन से। ये पहले लिखवा चुके, याद रहेगा ना? डाउट है तो इसको नोट कर लेंगे, वैसे एक बार हम बता चुके हैं। अब इसी पर बेस्ड, अच्छा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा रोटेशनल मोशन के लिए? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? यही बेस है, यही जड़ है, जहां पर हाफ mv स्क्वायर में m क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर में m क्या होता है? तो ये हम थोड़ा सुनना चाह रहे थे, पॉइंट मास होता है। ये mgh में m क्या होता है? जैसे अगर आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रहा है तो इसका आंसर बताइए। आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन मोशन, ये L है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 3L है, और इसका रेडियस L है, इसका भी रेडियस L है। मास m1 और m2 है, तो यहाँ पे इनके बीच फोर्स कितना लगेगा? F जल्दी बताइए। G का रेडियस लेंगे या क्या लेंगे? उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस G m1 m2 बाई, यही ना होगा? पक्का है ना? पक्का है। तो बताइए पॉइंट मास का हाफ mv स्क्वायर होगा, यहाँ से s हाइट पर mgh होगा। बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए m क्या है? m क्या है? m क्या है? बॉडी मास। पहली बात वो फॉर्मूला गलत है भाई। आपको पॉइंट मास का कोई अहमियत नहीं समझ आ रहा है तो वहां पर उसका अहमियत पता चलेगा। यहाँ पर G m1 m2 बॉडी का मास नहीं होता है। अगर बॉडी का मास होता तो ये रिजल्ट सही है भाई। बॉडी का मास कितना है? m1। इस बॉडी का मास कितना है? m2। तो बॉडी का मास हम रख देंगे यहाँ पर m1 m2 जगह, आंसर आ गया। लेकिन बात ये है कि G m1 m2 by r स्क्वायर में m1 m2 मास बॉडी का होता ही नहीं है, वो पॉइंट मास का होता है। बात समझा? और ये भी नहीं गलती कर सकते कि पूरे मास को उसके सेंटर पर रख देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3L होगा। ये भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बात क्यों उठाए इसको समझिए। यहाँ पर ये बॉडी का मास नहीं होता है, ये बेसिक फार्मूला है। पहली बात दिमाग बैठाइए, ये बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला है तो m क्या होता है? बॉडी मास नहीं होता है, पॉइंट मास होता है। यहाँ पर m1 m2 क्या होता है? बॉडी मास नहीं होता है, पॉइंट मास होता है। इसलिए इसका रिजल्ट ये नहीं आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा अगर सेम डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पर है तो। क्लियर? बात समझ रहा है? हाँ, ये कब वैलिड होता है?
जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा सर ये तो वैलिड क्वेश्चन करवाए गए हैं, अगर ये हुआ तो इत्तेफाक होगा कि रिजल्ट मैच किया, क्योंकि अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस r है और ये l है और ये भी l है, तो अगर यहाँ पर इत्तेफाक होगा कि आंसर सेम कर जाएगा, तो अगर हम ये रट जाएं कि यहाँ पर m1 m2 बॉडी का मास होता है, तो फिर वही गलती यहाँ पर करेंगे, फिर m1 m2 यहाँ पर रखेंगे, नहीं रिजल्ट मैच करेगा। इसका ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्लियर ना। 12th का पहला चैप्टर में इसका बहुत अच्छे से आपको जवाब मिलेगा, चार्ज वाले में बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए F इक्वल टू वहाँ पर क्या होता है K Q1 Q2 बाई, यहाँ होता है G M1 M2 बाई। अभी क्या अंतर है, सिर्फ नाम का अंतर है, M1 की जगह Q1 M2 की जगह Q2, यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट, यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टर्मोलॉजी अगर गलत अगर आप जान लिए तो कभी भी आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, बट टर्म गलती नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, पॉइंट मास है। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग, अच्छा तो यहाँ पर जब हम लोग किसी प्योर रोटेशनल बॉडी का टोटल जब काइनेटिक एनर्जी डीएम तक निकालते थे तो उसको ड्राइव हम किए थे, उसका रिजल्ट आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ड्राइव कराया नहीं, नहीं कराते, ड्राइव करिए, देखिए ड्राइव करिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इसी को लीजिए, इसी को क्या क्या दिया हुआ है, कोई बॉडी है इस एक्सिस के बाद वो घूम रहा है ओमेगा से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट में ले लेते हैं आई है गिवन। तो देखिए कैसे आएगा ये रिजल्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा जग रहे हैं बच्चे, देखो लाइए जल्दी जल्दी लाइए, बेसिक पकड़ लीजिए, पक्का आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। आ गया क्या? डीएम को लेकर बात करना था, डीएम को लेकर बात करना था, आप जो है सीएम को लेकर बात कर रहे हैं। डेटाबेस काम नहीं चलेगा, बेसिक पर आइए, बेसिक फॉर्म लगाइए, तुरंत आ जाएगा। डीएम मास को डील करिए, डीएम मास को किसी डीएम पे जाइए, किसी डीएम पे जाइए, देखिए किसी आर पर कोई डीएम मास, बताइए इसका वेलोसिटी कितना होगा, आर होगा, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर डीएम मास है, उसका वेलोसिटी कितना होगा, आर ओमेगा। भाई हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। दिमाग तो इसी उल्टी का होना चाहिए, तो छोटा सा मास लिए हैं तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ छोटा सा मास प्रति वेलोसिटी। तो जब r डिस्टेंस पर जाएंगे तो क्या आएगा, r ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए मत इधर, अब बस यही मेन था, अब अपना सॉल्व करके लाइए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। हाँ छापने का आदत मत बनाइए अपना।
देखिए क्वेश्चन ये है, हो गया है ना। डी एम आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर किसका एक्सप्रेशन है, आई का, तो हाफ आई होगा स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है कोई रॉड है, उसको यहाँ पे हिंज कर दिया, हिंज करके इसको ऐसे रिलीज कर दिया। रिलीज करेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस गिर जाएगा। तो जब हॉरिजॉन्टल सरफेस जस्ट गिरेगा तो इसके एक तो एंगुलर वेलोसिटी बताना है, तो एंगुलर वेलोसिटी बताना है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और दूसरा बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द एंड पॉइंट। क्लियर ना। रॉड इज इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में मोशन करेगा, वर्टिकल प्लेन में मोशन करेगा। क्लियर ना। तो रॉड इज इन वर्टिकल प्लेन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑफ रॉड and velocity of end point of rod just before hitting the ground, just before hitting the ground, ground पे हिट करने से जस्ट पहले जो है दोनों क्या क्या आएंगे। सिर्फ पॉइंट मास में रहता है, और ये इस बॉडी के तभी फॉर्मूला बनेगा जब फ्लो ट्रांसफर समझ।
देखिए पहले भी इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप का पहली बार क्वेश्चन है। अच्छा जैसे अभी इसके पहले जो है हम लोग वर्क ऑन एनर्जी पढ़ते थे, हम लोग मैकेनिकल यूज करते थे, कुछ बच्चे काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे। तो जैसे अगर इस एंड पॉइंट का अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहें तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो कुछ ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा ना, इस टाइप का कुछ भी खतरनाक फॉर्मूला नहीं आ रहा दिमाग में ना, दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। क्रॉस कौन करेगा, गलती कहाँ पे हो रहा है, ये फॉर्मूला क्यों लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्कुलर पाथ है ना। देखिए रॉड है ना, तो एक सेम डिस्टेंस मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ के लिए होता नहीं, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। दूसरा और दिमाग में क्या है बच्चों के, वो मैकेनिकल जी कंजर्व कराए हैं, ये तो ठीक है मैकेनिकल जी कंजर्व होगा, फिर नहीं क्वेश्चन तो ये उठता है क्या होगा, पहला तो ये क्वेश्चन उठेगा क्या मैकेनिकल कंजर्व होगा। कितने बच्चे हाथ उठाएं कि मैकेनिकल कंजर्व होता कब है, हाथ उठाइए, कितने लोग पता है मैकेनिकल कंजर्व कब होता है, हाथ उठाइए। पता है क्या कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। बोलिए गलत, हाँ एक्सटर्नल फोर्स और वार्डन क्या होना चाहिए, गलत। हाँ एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वार्डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये सही है भाई, याद कर लीजिए ना। देखिए जैसे वार्डन बाई ऑल द फोर्सेज में जो चेंज इन काइनेटिक बराबर होता है, इसके दो कैटेगरी है, वार्डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब मिलकर के किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बताइए अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वार्डन जीरो होगा तभी तो ये बोलेंगे वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए इसको क्या बोलते हैं, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलते हैं, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है क्या, क्या वार्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बोलिए बाप रे बाप। बताइए du अपॉन dr इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू f होता है क्या, अच्छा ये सही है क्या, माइनस होगा, ठीक 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 ठीक। तो du इक्वल टू क्या होगा, माइनस f dr, यही होता है। बताइए पोटेंशियल जी किसके लिए डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव के लिए। पोटेंशियल एनर्जी शब्द ही आता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता पहली बार। बताइए पोटेंशियल किससे रिलेटेड होता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। इसका मतलब कि ये जो पोटेंशियल जी आ रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के वार्डन का नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब वार्डन में कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू इधर माइनस कर दें, तो वार्डन में कंजर्वेटिव फोर्स माइनस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जी, वही काम लिख रहे हैं। तो देखिए वार्डन में कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये 11 12 में तो सब खतरनाक यूज पढ़ने वाला है, पहले ही चैप्टर में यूज पड़ेगा, भयानक वाला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब बताइए इसको इधर लेकर के आइए, तो बताइए जीरो हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए अरे भाई माइनस उधर लेकर आके प्लस हो गया। बताइए इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आएगा, बताइए मैकेनिकल एनर्जी में चेंजिंग कब नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंजिंग कब नहीं होगा, यहां से उठ के आया है जड़, उसका रूट यही है, बेस यही है, बेसिक यही है। जब ये जीरो हुआ था तो खेल शुरू हुआ था। अब एक खेल कहां पर समाप्त हुआ था, यहां पर। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या, जीरो। और जब कोई चेंज जीरो होता है तो जिसका चेंज जीरो होता है वो कंजर्व होता है। पता नहीं क्या बोल दिए आप लोग, बोलिए तो बात, हम क्या बोले एग्जैक्टली ये बात बोलिएगा। अभी क्या बोले हम, कहीं पर भी चेंज इन जीरो आ जाए तो जिसका चेंज जीरो होता है वही कंजर्व होता है, क्योंकि कंजर्व का मतलब ही होता है अभी वही तभी वही आगे भी वही। क्लियर। तो ये कब, जब ये यही भूलना नहीं। क्लियर, ठीक है। अच्छा बताइए चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है,
हाँ ये तो होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ कुछ रिलेशन होता है क्या चेंज इन मैकेनिकल जी का? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या उसका रिलेशन चेंज इन मैकेनिकल जी से होता है क्या? वर्क डन बाय नॉन, पहले तो कुछ लोग दिमाग में बात शब्द ही नहीं घुसता होगा सही तरीके से, फिर से इसको ले जाइए अंदर। क्या बोलना है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसका क्या कोई रिलेशन होता है क्या चेंज इन मैकेनिकल जी से? दोनों में क्या रिलेशन होता है? अच्छा किन किन के, रामो श्यामो किसके बीच रिलेशन पूछ रहे हैं बताइए आप? अभी तो रिलेशन बताने के लिए किन के बीच रिलेशन पूछ रहे हैं आप बताइए। हाँ आप ही देख रहे हैं, बताइए किन के बीच, रामो श्यामो किसके बीच रिलेशन पूछ रहे हैं? तब देखिए आप उसको गलत है, गलत बोल रहे हैं ना। देखो बताएंगे, भाभी बताएंगे किन के बीच संबंध, रामो श्यामो दयामो किसके बीच? किसके बीच रिलेशन? जब किसके बीच पूछ रहे हैं तो फिर रिलेशन क्या होगा तो बहुत दूर की बात है। या किसके बीच रिलेशन पूछ रहे थे? हाँ So work done by non-conservative force or change in mechanical energy. अच्छा पता है क्या? लेकिन नंबर्स पता नहीं चलता है। हाँ नंबर और इंक्रीज करिए फिजिक्स में, बैठिए। हाँ बताइए आप भी देख रहे हैं ना, बताइए बैठिए। जिसका चेंज 0 हो जाए और मैकेनिकल किसके बीच संबंध हम पूछ रहे हैं, रिलेशन पूछ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी और इंदिरा गांधी में क्या रिलेशन है, तो संबंध कब बता पाएंगे? जब व्यक्ति हमें पता होगा तब तो संबंध बताएंगे ना। तो बैठिए। तो चेंज इन मैकेनिकल जी और वर्क डन बाय, दोनों बीच क्या संबंध होता है? बराबर होते हैं दोनों के। भाई अगर ये 0 नहीं होता तो कहानी फिर शुरू करिए। अगर ये 0 नहीं होता कहानी फिर शुरू करिए। तो 0 जो आ रहा था वो 0 नहीं आता, उसका जगह यही तो ले रहा था, यही तो 0 बार-बार आ रहा था। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या हमको रटना है क्या कि पूरा जवाब मैथ दे रहा है? क्लियर ना? तो ये भाई आ सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कोई आपसे पूछे बताइए चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर? वर्क डन बाय। अच्छा सबका बाप कौन है? ना सबका बाप ये है, सबका बाप ये है, मतलब सब जन्म यहीं से होते हैं, ये सभी जो जन्म वहीं से होता है। क्लियर ना? तो इसको नहीं भूलना है। बोलते हैं चाहे कोई भी केस आ जाए ये कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं होगा, ये सब गलत हो सकते हैं क्योंकि सब स्पेशल केस में आते हैं। ये किसी स्पेशल केस में नहीं आता, ये हमेशा आता है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस पर। ठीक, ये सब तो आप लोग अच्छे से रिवीजन तभी ना इसको नहीं होगा। 45 में 50 क्वेश्चन सही करके कब आएंगे बताइए? जब ये सब पूरा जुबान पे रहेगा पूरा अच्छे से। देखिए ठीक है, तो क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि इसके सॉल्यूशन के लिए हम मैकेनिकल एग्जाम कराते हैं। चलिए करवा रहे हैं, बताइए सही गलत है? तो सही करवाएंगे वैसे। स्टार्टिंग में रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। अच्छा इसका रेफरेंस यहीं पर ले लेते हैं, स्टार्टिंग मतलब रेफरेंस 0 पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा ना? पता है इनिशियल एनर्जी क्या होगा? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बोलिए। तो बोले किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mgh होता है। क्या होता है? mgh का जब क्या हो जाएगा? l हो जाएगा ना? गति दास गांधी क्या होगा यहाँ पर? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये होता है, सेंटर ऑफ मास का h l/2 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या होगा? हाफ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? देखिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? कि जब अचेत होकर के लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सचेत होकर लिखेंगे दिक्कत है इसमें।
बताइए ये सही है गलत है इक्वेशन? मैकेनिकल से अच्छा क्यों कंजर्व को बदल गया? एफडी बनाई, एफडी बनी, एफडी कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कितने फोर्स? दो फोर्स। कौन से? एमजी और हिंज फोर्स। बताइए हिंज फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव उसका तो वार्डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वार्डन बाई हिंज फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जहां पर हिंज फोर्स लग रहा है वो पॉइंट चल नहीं रहा है, और जहां फोर्स लगेगा वो चले ना तो वार्डन जीरो होता है। क्लियर? तो इसका मतलब एमजी का वार्डन है, इसका मैकेनिकल कंजर्व हो सकता है। तो क्या ये सही है गलत है? तो बोले गलत है। तो कहां गलत है? क्या इसमें कोई गलती है क्या? भाई चल ही नहीं रहा है स्टार्टिंग में, तो कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। क्या ये गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं गलत हो सकता। बॉडी के लिए होता ही है पोटेंशियल फॉर्मूला। अच्छा क्या वहीं पर पोटेंशियल आगे यहाँ पर उसी डिफरेंस पर ही गिरेगा ना? ये रॉड उसी डिफरेंस पर ही गिर रहा है, तो ये भी जीरो होगा। सही है। तो कहानी कहाँ फंस रहा है यहाँ पर? क्या ये फॉर्मूला सही है गलत है? ये पॉइंट मास के लगता है भाई। ये फॉर्मूला किसके लगता है? पॉइंट मास के लिए। जैसे हमें पॉइंट मास के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो बोलना है आप पूरे रॉड का कांटिज निकालिए, कांटिज एनर्जी पूरे रॉड का निकालिए। क्या करेंगे? तो जैसे बॉडी का भी डिराइव किए थे आप, तो बेसिक वही तो था, हाफ एमवी स्क्वायर, जहां पे एम होता है पॉइंट मास। तो किसी पॉइंट मास का कांटिज निकालेंगे और जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है फॉर्मूला हाफ एमवी स्क्वायर, जब हर पॉइंट मास का जोड़ेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ये नहीं देगा, वो ये दे देगा, ये दे देगा। तो आप नोट कर लीजिए ये गलत है, ये सही है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टू mgl/2, बस ओमेगा आ गया यहाँ से। हाफ एम स्क्वायर गलत होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्योर रोटेशन का में कंटीन्यूटी फॉर्मूला ही आता है। प्योर रोटेशन के केस में कंटीन्यूटी फॉर्मूला ही आता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया ना? एंड पॉइंट का बताइए वेलोसिटी क्या होगा? एंड पॉइंट का बताइए, जब वो जो है जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गिरने वाला होगा, इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, ये तो है ना? तो बताइए ओमेगा आ चुका है क्या? आ चुका है। आर क्या होगा? तो हिंज पॉइंट से आर क्या होगा? एल। कैपिटल एल। हो गया? अगला क्वेश्चन, वर्टिकल प्लेन है, रॉड ऐसे है, मास m, लेंथ l है। जब वर्टिकल पोजीशन पर आ जाएगा तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट वर्टिकल पोजीशन।
यहाँ से रिलीज किया जा रहा है ये। फाइंड एनुअल वेलोसिटी एट वर्टिकल पोजीशन। फास्ट, इसका आंसर फास्ट लाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगे। ज़्यादा टाइम लग रहा है। बेइज्जती करा दी आप क्वेश्चन का, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आगे क्या है? अरे क्यों समझ समझ के सब रखना है डाटा बस। अरे हमको याद होगा अरे आप जो एक बार व्हाट्सएप में किए थे यही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का, या तो पिछला ये आप देख लीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन देखिए 1.5-2 महीने बाद बनता है। क्लियर ना? तो कभी कभी समय नहीं मिल पाता आंसर। अच्छा, दूसरा इसी क्वेश्चन में एक बार हम अल्फा निकलवाए थे, एंगुलर एक्सप्रेशन निकलवाए थे, बताइए कितना आया था? एंगुलर एक्सप्रेशन कितना आया था? यही क्वेश्चन था, एंगुलर एक्सप्रेशन जस्ट आफ्टर रिलीज द रॉड। तो वो कुछ आया था, क्लियर ना? मान लेते अल्फा आया था, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कर लेंगे। नेट टॉर्क इक्वल टू क्या कर लेंगे? इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, दिमाग थोड़ा इधर। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कर लेंगे, अल्फा आ जाएगा। मान लीजिए अल्फा आ गया यहाँ पर, तो आप उसके बाद हम वेलोसिटी यहाँ पूछे थे कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पूछे थे, तो आप लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाए थे? याद होगा आप लोग को, जहाँ पर गलती करवाया था आप लोगों से। आप लोग आए थे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। आप देखिएगा ये एक सॉल्यूशन आपको कॉपी मिलेगा, वहाँ पे क्रॉस भी करवाए थे। यहाँ का अल्फा निकलवा लिए थे, तो फार्मूला ये लगवा दिए थे। यहाँ का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पाना था, मतलब फाइनल पाना था, रिलीज किया गया था, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 0। ओमेगा नॉट ये हो जाएगा 0। ये आ चुका था, नहीं इससे नहीं था। कौन सा था? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ ये था। इनिशियल क्या हो गया था? 0 और 2 अल्फा आ गया था, यहाँ से आ गया था। ये पाई/2 क्योंकि 90 डिग्री चल दिया था रूट में, तो बोलते गलत है। तो रीजन क्या बताए थे? रीजन क्या बताए थे? कि यहाँ पर अल्फा बदलने वाला है, वो किसी एंगल पर निकालेंगे तो अल्फा वो नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है अल्फा। क्लियर? भूल गए रीजन लग रहा है, भूल गए, भूलिए मत। तो अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट ही वेरिएबल है, वेरिएबल फॉर्मूला वैलिड। उसका हम क्या बोले थे कि आगे वर्क और एनर्जी बढ़ाएंगे तो वहां पर ये ओमेगा निकलवाएंगे, वो दिन आज का है। क्लियर? बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल क्या होगा? 0। अच्छा यहीं पर रेफरेंस ले लिया जाए क्या? ले लीजिए यहीं पर रेफरेंस 0 पोटेंशियल एनर्जी का। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? 0। फाइनल काइनेटिक कितना होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? माइनस mg/L। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, जल्दी नोट कर लीजिए।
इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है, क्या क्या हम दिए हैं? ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। बताइए इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है? इसको वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल पोजीशन पर कितना दे दिया? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दिया। इसका मास ml लेंथ है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ये कितने, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कितने हाइट तक जाएगा? फाइंड हाइट अचीव्ड बाय find height achieved by its center of mass. कोई बात नहीं, आप लोग उलझ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। इधर देखिए, हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इधर देखिए, ये मतलब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से उसको रिलीज किया गया था और बोले यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये पूछा था ना। ध्यान से सुनिएगा बात को और सबको एक दूसरे से कोरिलेट करिए। ये इंपॉर्टेंट, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा आता रहता है। देखिए, यहां से रिलीज करने का मतलब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अच्छा, यहां तक आते थे, क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन किया? क्या एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है क्या? हमेशा एनर्जी एक खत्म होता है तो दूसरे में कन्वर्ट होता है, ये तो एकदम रूल होता है एनर्जी का। तो बताइए, एनर्जी इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था, अब आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आने में कुछ खत्म हुआ होगा, तब काइनेटिक एनर्जी आया है। तो क्या खत्म हुआ था? उसका पोटेंशियल जी खत्म हुआ था, वही कन्वर्ट हुआ था किसमें? तब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आया था। तो क्या यही बात यहाँ भी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अच्छा, क्या हम यहाँ पे बात किए थे क्या? ये बात किए थे क्या कि ये खत्म हुआ तो फिर आ गया? बेसिक से सॉल्व कर लिए थे ना हम लोग। बेसिक यहाँ भी लगाने वाले हैं, लेकिन इस टाइप का वर्ड में क्लियर होना चाहिए कि कोई एक समाप्त हो रहा, दूसरा आ रहा है। हम इस नजरिए से भी इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, वर्क ऑन एनर्जी में आप आइए, जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा उसमें यहाँ से v वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है किसी m वेलोसिटी को, m मास को v वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, और पूछा जाता था कि बताइए ये कितना हाइट ऊपर जाएगा। बता सकते हैं कितना हाइट ऊपर जाएगा? एकदम आसान है। अगर थोड़ा बहुत पेन यूज करो तो एक लाइन केवल आपको कॉपी पेन यूज करना होगा, तुरंत इसका आंसर आएगा। अगर नजरिया और अप्रोच सही है तो एक लाइन में आंसर आएगा। बताइए कितना हाइट ऊपर जाएगा ये अगर v वेलोसिटी थ्रो किया जाए तो?
जल्दी बताइए, अप्रोच और नजरिया सही है तो तुरंत आंसर आएगा। मतलब अप्रोच नजरिया सही नहीं है, देखिए आप वो तो आ ही जाना है। आ गया क्या? ये बताइए, अगर हम ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आंसर आएगा, लेकिन इससे भी थोड़ा अप्रोच करते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में क्या है? क्या है इसके पास? जैसे से ऊपर जाएगा उसका पोटेंशियल जी बढ़े घटेगा? पक्का पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक घटा होगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी गायब, अब पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? mgh। तो मान लेते हैं वो कितने हाइट तक गया? h तक। हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तो आया तो h ही हाइट तक। तो बताइए हाफ mv स्क्वायर अगर हाइट आ गया v स्क्वायर में 2g, कितना टाइम लगा बताइए? कुछ टाइम लगा ना। बोले अप्रोच और नजरिया सही है तो आंसर तुरंत आएगा। अच्छा, हम क्यों नजरिया बोल रहे थे, अप्रोच बोल रहे थे? क्योंकि जो बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे हो सकता है कि वो इसके चक्कर में पड़े हों। कोई एंगल थीटा बना होगा, फिर उसका L का इधर कंपोनेंट आएगा L cos थीटा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर आएगा टोटल L में से L cos थीटा घटाएंगे तो इसका यहाँ पर आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ का आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल का ये तो है, ये नहीं है, ये तो है, ये नहीं है, और ये नहीं है, ये तो है, यही तो है, यही तो है। नहीं हंसने ज्यादा, हम अगर इसको ध्यान दें तो सब वही है, लेकिन इसके चक्कर में जो फंसेगा फिर वो कम से कम एक क्वेश्चन बराबर टाइम ले जाएगा नीट में। ठीक, तो यही अप्रोच और नजरिया की बात हम कर रहे थे। अच्छा, जैसा यहाँ नजरिया वैसा वहां नजरिया। देखते हैं, हमको रॉड नहीं दिखना चाहिए, हमको सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास दिखना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की हाइट के बारे में बात कर रहा है। मान लेते हैं कि रॉड ऐसे हो गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, वो तो बीच में ही रहेगा। तो यहाँ से कितना ऊपर? h ऊपर। क्या बिल्कुल वैसे मैच कर रहा है कि नहीं? कितना ऊपर? शुरुआत में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी था कि पोटेंशियल था? पूरा का पूरा किसमें बदलने वाला है? क्या ये हम ना बोल के अगर ये लगाए तो क्या गड़बड़ा जाएगा क्या? लेकिन बोलने में अच्छा लग रहा तो बोल देते हैं। ठीक है, क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, नोट कर लीजिए, यही है, आ जाएगा, आई रख देंगे, आंसर आ गया। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, बात सब कुछ बात में है। क्लियर ना? हो गया क्या? अच्छा, एनर्जी बर्बाद नहीं होता, किसी एक चेहरे से दूसरे चेहरे में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। एनर्जी बर्बाद नहीं होता, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक
MY मतलब ठीक है। प्रैक्टिकली शायद विजुलाइज कर पा रहे होंगे। कुछ ऐसे पुली रहा होगा, रस्सी इसमें लपेटा गया होगा, उस रस्सी के दूसरे एंड से कोई ब्लॉक ऐसे अटैच किया हो गया, इसको छोड़ दिए होंगे। जैसे इसको छोड़े होंगे ये नीचे आया होगा, ठीक। ये जैसे नीचे आएगा फिर ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये ब्लॉक h हाइट नीचे जाता है तो क्या लॉस होने वाला है, कौन सा एनर्जी लॉस होने वाला है। अगर ये ब्लॉक h हाइट नीचे आएगा तो कौन सा एनर्जी लॉस होने वाला है, पक्का। वैसे क्यों लॉस होगा? अरे नहीं भाई वहां मत जाइए, h के टर्म में जवाब दीजिए ना, वो क्यों लॉस हो रहा है। क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हो रहा है। अब कंफ्यूज करा रहा है ना। अब मजबूती हो तो उसको सेटिस्फाई कराइए और मजबूत बनिए। पोटेंशियल क्यों घटा? क्योंकि वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव, पक्का पॉजिटिव वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय mg पॉजिटिव नेगेटिव, उसके पहले माइनस लगाएंगे तभी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव के पहले नेगेटिव, तो पूरा नेगेटिव। अरे भाई पूरा नेगेटिव, तो चेंज इन नेगेटिव। ये चेंज इन क्या है, किसका चेंज इन? चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब पोटेंशियल घटा ही बढ़ा। कोई वैल्यू घटता है तभी तो उसका चेंज नेगेटिव आता है भाई, गलत। अरे वही सही था पहले वाला, तो कंफ्यूज कर बोले थे। ये दौड़ाना है। अरे जब चेंज नेगेटिव आता है तो मतलब फाइनल वैल्यू कम होता है। जब चेंज इन नेगेटिव होता है, पता नहीं कब क्या सही क्या गलत बोलना है, पकड़ना आपको है। चेंज इन नेगेटिव आने का मतलब फाइनल वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इसलिए पोटेंशियल क्या कर रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि वर्क डन बाय mg क्या है, वर्क डन बाय mg क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले माइनस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो बोल रहे हैं ठीक। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अब इस पे आते हैं। अच्छा अगर ये पोटेंशियल, अच्छा फिर एक बात हम क्या बोले थे, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो वो किसी न किसी में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल जो देखने में लग रहा है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा क्या उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, या उससे कम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, या उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? कम गेन करेगा। वाह क्या क्वेश्चन का जवाब है। पता नहीं सही गलत हमको नहीं पता, दिमाग दौड़ गया हुआ वहां तक। चलिए फिर से बार बोलना है। बताइए इसके नीचे आने से पोटेंशियल क्या किया, घटा। तो ये लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं दूसरा एनर्जी आया होगा, वो कौन यहाँ पे आया होगा? वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी इसके घटने के बराबर आया होगा, या इसका काइनेटिक एनर्जी उससे कम आया होगा। जितना पोटेंशियल घटा होगा उससे कम आया होगा कि ज्यादा आया होगा कि बराबर आया होगा? कम। हाथ उठाएं, कितने बच्चे बोल रहे हैं कम आया होगा? जो कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए यहाँ से बात बन गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार और दोबारा क्वेश्चन बोलते हैं। पोटेंशियल जी घटा है इसके नीचे आने से, तो हम ये बोल रहे हैं कि जितना एनर्जी घटा, अगर 100 जूल घटा होगा तो क्या इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 100 जूल ही आएगा, क्योंकि जितना ये घटेगा उतना बढ़ेगा। कुछ इस टाइप का जो भी खेल हो रहा होगा। तो क्या 100 जूल आएगा, या 100 जूल से कम आएगा, या 100 जूल ज्यादा आएगा? कम। कितने बच्चे इस बात को पकड़ लेंगे कम आएगा? हल है, रीजन में बताना है। 1 2 3 4। हाँ बताइए क्यों कम आएगा? सर क्योंकि पर्टिकुलरली उस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस अटैच भी है। तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। पुलिस अटैच होने से क्या हो गया? सर काइनेटिक एनर्जी दोनों में डिवाइडेड होगा। हाँ ये बात है। बैठिए, देखिए इसके आप लोग भी सोच रहे थे क्या, इसके पोटेंशियल एनर्जी घटने की वजह से केवल एक ही दौड़ नहीं रहा है, दोनों दौड़ रहे हैं।
ये भी दौड़ना शुरू कर दिया, ये भी दौड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसके भी काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो इसको कौन दिया? वही तो दिया होगा। मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में बढ़ गया, इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ऐसे ही सोच सकते जैसे उसमें फ्रिक्शन है तभी तो रोटेट करेगा, फ्रिक्शन में चला जा रहा है एनर्जी। नहीं तो वाटर फ्रिक्शन तो जीरो है ना यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। अब वाटर में फ्रिक्शन जीरो है तभी तो मैकेनिकल कंजर्व है। तो जो उसको रोटेट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ना। जैसे हम ये बोल रहे हैं सब मिल जाएगा वहां से, अभी दे देते हैं। जैसे ये बताइए फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन इनके भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जब तक फ्रिक्शन के बीच रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, वाटर में फ्रिक्शन जीरो होता है। अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात करें तब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात बदल जाएगा सब, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों चल रहे हैं तो वाटर तो आ जाएगा। लेकिन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात करें, जब तक रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा वाटर में फ्रिक्शन पर जीरो होगा। क्लियर ना? तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए वाटर में फ्रिक्शन पर जीरो होगा, तभी मैकेनिकल कंजर्व होगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो लेकिन सर फुल्ली थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है। पुली मास से मिलके बना होगा। नहीं सर, फुल्ली कंप्लीटली। अच्छा फुल्ली ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है? तो जैसे मैकेनिकल अगर कंजर्व है तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल सॉरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सॉरी हाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। कन्वर्जन होगा। तो ये कंप्लीटली अगर कन्वर्ट होता तो इनिशियल फाइनल के बराबर होता, मतलब कंजर्व होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन आ जा रहा है तो मतलब पूरा तरह से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, फ्रिक्शन तो आ रहा है लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा वार्डन जीरो आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन से क्यों जीरो हो रहा है? वार्डन में फ्रिक्शन क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि उसके बीच रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। वो फ्रिक्शन केवल उसके वही उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पुल्ली को वो फ्रिक्शन घुमा रहा है, लेकिन उसके ऊपर स्लिप, वो जो रस्सी होगा ना वो पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है, उसके साथ चल रहा है। जैसे ये पुल्ली है तो ये ऐसे ये स्ट्रिंग ऐसे नहीं चल रहा है, ये स्ट्रिंग ऐसे चल रहा है। दोनों अंतर है कि नहीं? ऐसे रस्सी का चलना तो पुल्ली नहीं चल रहा है, और ऐसे ही चलना दोनों अंतर है। तो जब ऐसे चल रहा है तो क्या रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है क्या? तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो मारने क्या जरूरत है उसको? दिमाग बटेगा, माने भी सोचना, दिमाग सोचता है फिर हाथ उठाए फिर उसके बाद ऐसे कर रहा है ना, तभी बोला नहीं सर नहीं हो रहा है। ठीक। जब व्हील रोटेट कर आपने एक्सिस के अबाउट तो उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है ना। अब इससे ज्यादा क्या रीजन बताएं आप? तो वही सर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे इसका कारण ये है, मतलब बड़ा फ्रिक्शन जीरो होगा ना? सर वो तो है ही, वो तो समझने की मतलब जरूरत ही नहीं है। हो गया जो व्हील जो रोटेट कर रहा है उसमें भी एनर्जी जा रहा है। कौन दिया एनर्जी को? भाई जो mg जो फोर्स लगा रहा है उसी वजह से एनर्जी आ रहा है। और mg क्या है? वर्ड में कंजर्वेटिव फोर्स है। Yes, sir. तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। सर ये घूम फिर के बाद पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो फाइनली तो चेंज, मतलब कि आप बोले काइनेटिक एनर्जी कम होगा, बच्चे बोल रहे हैं थिंकिंग से कि काइनेटिक एनर्जी कम, तो कैसे कम? नहीं काइनेटिक कम नहीं होगा, काइनेटिक बढ़ेगा। फिर भी कौन कम होगा? पोटेंशियल ही कम होगा। वही किसको बढ़ाएगा? किसके काइनेटिक एनर्जी को? जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। अब वो गेन एनर्जी कितने बढ़ गया? ब्लॉक और पुल्ली में। ठीक है? हाँ सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं कि when block M moves downward by height h, then loss in potential energy of block will be equal to will be equal हटा देना है। लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, हो गया पहला ऑप्शन।
लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पहला ऑप्शन, इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। पहला ऑप्शन गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी के बाद एक ऑप्शन बन गया, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, और तीसरा क्या बन जाएगा, लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टिक कर लीजिए, उसको टिक कर लीजिए, उसको कौन सही होगा, रीजन भी लिख लीजिए। अभी सब पता चला, 2 मिनट कुछ पता नहीं चलेगा। 2 महीने के लिए लिखिए, आज लिखेंगे, आज के लिए नहीं, आज लिखेंगे, कल के लिए। ये क्या है, हॉलो स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर, और ये है डिस्क। सबका रेडियस है r, सबका मास है m, अब देखिए यहाँ पर तीनों में सबसे ज्यादा हमें कब मेहनत करना, मतलब सबसे ज्यादा वर्क कब करना पड़ेगा रोकने के लिए, तीनों को रोकना है फुल्ली, सबसे ज्यादा हमें वर्क कब करना पड़ेगा, इसको रोकने ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या इसको रोकने ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन लिखा था फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वर्क, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क डन to stop the all bodies। आ जाएगा, हो क्या होगा, क्या किस बेस पर जवाब देंगे इसका, हाँ मतलब मोमेंटम ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा बोलेंगे जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा उसके एनर्जी को लॉस करने के लिए। क्लियर, पहले चेक करिए किसके पास काइनेटिक ज्यादा है, सबसे अधिक किसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। बताइए तीनों में किसका मोमेंटम सबसे अधिक है, इसका, हमें नहीं पता, आपको जो बोलना वही मान ले रहे हैं। उसके बाद
डिस्क का, उसके बाद लास्ट इसका। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन। बताइए, ये जिसका ज्यादा उसका ये ज्यादा, दोनों बराबर होना है, तो जिसका ये ज्यादा उसका ये ज्यादा। समझ गए होंगे? एक्सप्लेन करें। वर्क वही ज्यादा करेगा जिसके पास काइनेटिक ज्यादा होगा, उसके लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमें। और किसका काइनेटिक सबसे अधिक होगा? जिसका मोमेंट आर्म से ज्यादा होगा, क्योंकि सबका ओमेगा से है। डिस्क का सबसे कम होगा। अब हमें क्या पता, आप लोग जो बोले हम मान गए। फिर उसमें एक्सिस पे डिपेंड करेगा, एक्सिस का डायमीटर आप समझिए किसकी एक्सिस के अबाउट है वो डायमीटर के क्रॉस है वो। भाई इसी प्लेन से एक्सिस पास कर रहा है ना, तो क्या रिजल्ट होता है? एमआर उसका बाय 4। उसमें सबसे कम होगा। हमें नहीं पता, आप लोग बताइए इसका क्या होता है? सो हॉलो क्या होता है? हॉलो क्या होता है? 2/3। इसका क्या होता है? 2/5। इसका 1/4। बताइए इन तीनों में किसका ज्यादा? जो ज्यादा वही ऑर्डर बन जाएगा। ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.4, 0.25। तो सही तो है? क्या हुआ? सही तो है। सबसे अधिक 0.6 होता है, फिर 0.4 उससे कम हो गया, 0.2 उससे कम हो गया। बीच में 2 में रहेगा, सेकंड I2 नहीं सर। हमें नहीं पता, हम ऑर्डर से नीचे लिखा है I1 इज ग्रेटर देन अच्छा I2 ना, हाँ I2 और I3। तो ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए भाई आप लोग, भरोसा हम लोग तोड़ दे रहे हैं। हम तो चेक किए नहीं थे, भरोसे पे चल दिए। लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा सही था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट 1000 सही हो, लड़ाई आंसर का है और सिलेक्शन का है। नोट कर लीजिए इसको। ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पर लगा रहे हैं? तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर रिजल्ट मिल रहा है सर। ठीक है, तो अब मिलते हैं 5 मिनट बाद। वैसे अब तो कॉन्सेप्ट के नाम पे सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना करते रहिएगा इसमें, लेकिन हम लोग भी लगभग 1 घंटे का टाइम करीब करेंगे, तो उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। क्लियर? 5 मिनट बाद।